टॉपिक को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई कम अक्रॉस डिफरेंट स्टूडेंट्स, I realized that they perceive essay to be something, to be a type of writing in which they are supposed to give causes, effects and solution on the given subject. इसमें गलत बात ये है, हो सकता है कि आपको जो essay दिया जाए वो एक प्रॉब्लम essay हो और आपको उस प्रॉब्लम के बतानी हो कि उसकी कॉजेज क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन हर essay प्रॉब्लम essay नहीं होता और ऐसे को इतना आसान भी नहीं है डिफाइन करना कि हम कहें कि ऐसे जो होता है वो प्रॉब्लम ऐसे होता है। सम एसेज डू हैव अ प्रॉब्लम बट वी डू हैव अदर एसेज जहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो एज सच कॉन्फ्लिक्ट की सेंस में नहीं आती कि वो बहुत बड़ा मसला बन गया जिसको हमने आर्ग्यू करना होता है, बल्कि वो बहुत लिटरेरी होती है, कंटेम्पलेटिव होती है, हमें स्पेक्यूलेट करना होता है उस प्रॉब्लम को। तो इतना आसान नहीं होता कि हम ऐसे को अपनी ये परसेप्शन एक डेवलप करें कि ऐसे तो कॉज इफेक्ट और सोल्यूशन होता है और फिर हम उसी कॉज इफेक्ट और सोल्यूशन के साथ अपने ऐसे को चलाते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे के अंदर डिमांड किया जाता है कि आप कॉज और उसका सोल्यूशन दें। हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज, अब इस एसे के अंदर हायर एजुकेशन आपकी की टर्म है और आपसे जो चीज मांगी गई है वो है इल्स एंड रेमेडीज। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, रेमेडीज, उनका सोल्यूशन क्या है। सो हम इल्स एंड रेमेडीज की बात कर रहे होते हैं। इसमें हमें प्रॉब्लम का की कॉजेज भी बतानी है और हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताना है। अब मैं आपके सामने बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, कॉज एंड सोल्यूशन, कॉज एंड सोल्यूशन। मैं कॉज इफेक्ट एंड सोल्यूशन नहीं कह रही। व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड इफेक्ट, क्योंकि जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक जो होता है वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम की कुछ कॉजेज हैं, तो कॉज का जो इफेक्ट है वो हमारा टॉपिक है। जैसे कि मैं कहती हूँ ग्लोबल वार्मिंग, सो ग्लोबल वार्मिंग की आप मुझे कॉज बताते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की कॉज है, तो मैंने ऐसे शुरू किया, मैंने कहा जी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो डिफॉरेस्टेशन है और इस तरह की मैंने बातें करी सी, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, मैंने अपनी चीजें गिनवाती गई। अब जब मैं जाऊंगी इफेक्ट के अंदर तो मैं ये बता रही हूँ कि एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो हम क्या कर रहे होते हैं, वी रिपीट आवरसेल्व्स। सो जब हम किसी टॉपिक की कॉजेस की बात करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो तो टॉपिक इटसेल्फ होता है, यानी हमारा एसे का जो गिवन टॉपिक है वो तो इफेक्ट है उन कॉजेस का। तो हम कॉज देते हैं और सोल्यूशन देते हैं, ना कि हम वही बात हमने कॉज में बताया कि कोई चीज क्यों हो रही है, फिर हम इफेक्ट वाले सेक्शन में दोबारा बताएं कि भाई क्योंकि ये वजूहात है, इनकी वजह से ये हो रहा है, और फिर सोल्यूशन वाले में हम तीसरी दफा कहें कि इसमें से हर एक वजह को कैसे एड्रेस करना है। सो ये जो तरीका है ऐसे लिखने का ये बहुत रिडंडेंट और क्लीशे है। हम क्लीशे को फॉलो करेंगे तो मसला ये है कि ऐसे राइटिंग के पेपर के अंदर वी डू रियलाइज कि हमसे एक्सप्लिसिटली मांगा जाता है कि हम डिस्क्रिप्टिव टेक्निक को, हम एक्सपोजिटरी टेक्निक को, हम आर्गुमेंटेशन को, डिफरेंट टेक्निक्स को अपनी ऐसे राइटिंग के अंदर फॉलो करें। सो ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे को आप इतना ओवर सिंप्लीफाई कर दें कि ये कॉज इफेक्ट एंड सोल्यूशन ऐसे राइटिंग की टेक्निक है, और अगर इसमें सिर्फ कॉज इफेक्ट और सोल्यूशन होता तो 100 नंबर रखने की जरूरत क्या थी। और आप ये देखिए कि हर जब हम किसी भी सवाल की बात करते हैं तो उसकी डिफिकल्टी लेवल होता है। सो अगर आप सीएसएस की बात करते हैं तो उसका डिफिकल्टी लेवल ये है, लेकिन सीएसएस के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप बात करें पर्टिकुलरली एसए के पेपर की, तो अगर सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर है तो आपका एसए का पेपर यहाँ पर है। सो डिफिकल्टी लेवल उसका कितना हाई है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो सकता है कि आप अपनी आसानी के लिए, अपनी विजुअल थिंकिंग के लिए आप परसीव कर लें कि भाई ऐसे राइटिंग जो है इट इज समथिंग वेरी इजी और आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं कॉज इफेक्ट और सोल्यूशन में, बट टू बी ऑनेस्ट ये इतना आसान काम नहीं है। और अगर ये इतनी आसानी से समझ आ जाता होता तो हमारे पास एसए के पेपर में पास होने वाले बच्चों की रेशियो बहुत अच्छी होती, जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली उतनी अच्छी नहीं है। तो हमें एसए को एज अ टेक्निक समझने की जरूरत है। अब टॉपिक तो हमारा है आज के लेक्चर का टाइप्स ऑफ एसे, लेकिन मैंने इसमें आपको डायरेक्टली टाइप ऑफ एसे के ऊपर नहीं लेके जाऊंगी। मैं आपको पहले ये समझाने की कोशिश करूंगी कि जब हम एसे के पेपर की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमें चाहिए कि हम कुछ
तैयार करनी है। सो मेरी क्लासेस के अंदर मैं इस बात पे एम्फसाइज करती हूँ कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो एस्से का एरिया तैयार करें, पूरा एरिया। पूरा एरिया तैयार करने से क्या होता है कि जब आपने एक एरिया कवर कर लिया, अब उस एरिया में से कहीं से भी टॉपिक आएगा, यू वुड बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट इट। और उससे ज्यादा सिर्फ ये नहीं कि यू वुड बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट इट, आपकी तैयारी ज्यादा बेहतर हो सकती है। अब अगर आप पास का एक टॉपिक उठा दीजिए, कॉलोनियल मेंटालिटीज इंपीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, अब ये सेम टॉपिक दोबारा नहीं आना, तो टॉपिक तो सेम दोबारा आएगा ही नहीं। फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप उस रेंज को तैयार करें ताकि अगर वो आपके को कह दे कि इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज इन पाकिस्तान, तो भी आपके पास पोजीशन हो, आपके पास इतनी पॉसिबिलिटी हो कि आप उसको अटेम्प्ट कर सके। अगर वो आपको वैसे कह दे कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो आप उसमें एजुकेशन को प्लेस कर सके। सो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू हैंडल द टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सो मैं कभी भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं करती कि वो पास पेपर का टॉपिक उठाएं और उसी टॉपिक को एज इट इज तैयार करें। मैं हमेशा एक ही चीज डिमांड करती हूँ कि एक एरिया कवर करें। आपका एरिया कवर हो गया, पेपर में जब उस एरिया में से सवाल आएगा, सो आप रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे अपने उन्हीं आइडियाज को जो कि आप घर से लिख चुके हैं, और उन आइडियाज को आप बेहतर तौर पे इनकैप्सुलेट कर सकेंगे अपनी आंसर शीट के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि एरिया को कवर किया जाए। सो जब हम टाइप ऑफ एस्से की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो चीज समझनी है वो है नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारे सामने एक स्टेटमेंट आती है। अब ये तो आपको पता ही है कि जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट को लिखने के दो तरीके हैं, एक है हेडिंग वाली स्टेटमेंट और एक है सेंटेंस वाली स्टेटमेंट। हेडिंग से मुराद है जो फ्रेज होती है, सो वो हमें कहता है ग्लोबल विलेज कॉलन लर्निंग टू लिव टुगेदर। नाउ दिस इज नॉट अ सेंटेंस, वी डू अंडरस्टैंड कि ये सेंटेंस नहीं है, दिस इज हेडिंग। और फिर वो हमें एक और टॉपिक दे देता है और वो कहता है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। नाउ दिस इज अ सेंटेंस। सेंटेंस वाली आप करें, टॉपिक करें, या आप हेडिंग वाला करें, दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन ये जो चीज कवर करते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट को कवर करते हैं। सो मैंने आपसे कहा ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी मैंने आपसे कहा ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर, इसमें लर्निंग टू लिव टुगेदर कौन कर रहे हैं, लोग। सो इस एस्से में जिस कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है वो है मैन वर्सेस मैन। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट गो टुगेदर। सो अब इसमें क्या हुआ कि डेमोक्रेसी है तो दैट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, दैट इज स्टेट। एंड इलिटरेसी, तो इलिटरेट कौन है, बंदा, इंसान, मैसेस। सो दिस इज मैन वर्सेस स्टेट। लेकिन मैन वर्सेस स्टेट में हमेशा लड़ाई होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमारा मैन जो है, हमारा जो सिटीजन है, वो इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि वो अथॉरिटी के साथ चल सके, या हो सकता है कि वो इतना कॉम्पिटेंट हो कि वो अथॉरिटी के ऊपर अपने आइडियाज को फोर्स कर सके। सो हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किस नेचर का है। सो जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट चार तरह के होते हैं जनरली। फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इज मैन वर्सेस स्टेट। मैन वर्सेस स्टेट में वैसे हम जो बेसिक अस्यूम करते हैं वो ये होता है कि आदमी जो है वो स्टेट को चैलेंज कर रहा है, और स्टेट को इसलिए चैलेंज कर रहा है कि स्टेट कुछ ऐसा कर रही है जो कि इंसान के हक में नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आदमी कुछ गलत कर रहा हो और स्टेट उसको कर्टेल कर रही हो। सो अगर हम बात करते हैं करप्शन एंड सिविल लिबर्टीज की, तो फिर स्टेट को चाहिए कि करप्ट आदमी को रोके, ठीक है। और अगर हम कहते हैं इट इज डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग, तो यहाँ पे जो मैन और स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि स्टेट गलत है और आदमी जब स्टेट को गलत कहता है, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है, तो स्टेट उसको साइलेंस कर देती है, उसकी जिंदगी को डेंजर जो है, खतरा जो है वो लाहक हो जाता है। सो मैन वर्सेस स्टेट में हम ये देखते हैं कि तसादुम हो रहा है या फिर दोनों के इंटरेस्ट जो है वो मीट नहीं कर रहे। हो सकता है आदमी गलत हो सकता है स्टेट गलत हो, और हो सकता है कि आदमी और स्टेट कंपैटिबल ही ना हो, ठीक है। सो हमारे पास टॉपिक आता है द इमर्जिंग पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सो जब हम पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं, पीपल डू हैव देयर ओपिनियन एंड देन दे डू हैव प्लेटफॉर्म्स वेयर दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। तो हमारे पास सोशल मीडिया होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में क्या फर्क है? सोशल मीडिया में आप एक्चुअली हर बंदे के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हमारे पास जर्नलिस्ट हैं उनके पास ये राइट है कि वो किसी चीज की तहकीक करें, और क्योंकि वो वॉच डॉग होते हैं तो वो वॉच करें कि स्टेट जो है वो सिटीजन
ताकि हम बेहतर तौर पे समझ सकें कि हमारे हिस्से में चल क्या रहा है, और हमने जब मिसाल ढूंढनी है तो हम अकॉर्डिंगली मिसाल ढूंढ के लाएं। सो बिकॉज दिस इज माय ओन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ट्रेडिशनली ऐसा होता है और हम इसमें क्या वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। सो मैन वर्सेस नेचर का ट्रेडिशनली मतलब ये होता है कि आदमी जो है वो कुछ ऐसा करता है जो कि नेचर के खिलाफ है और उससे नेचर को नुकसान पहुंचता है, यानी कि कुदरत को, और जो हमारा इकोसिस्टम है वो खराब हो जाता है। लेकिन मैन वर्सेस नेचर के अंदर हम प्लेस करेंगे आदमी को और उसकी शहरी जिंदगी को, कंट्री लाइफ को और शहरी जिंदगी को भी हम मैन वर्सेस नेचर में प्लेस कर सकते हैं कि इंसान जो है वो अर्बनाइजेशन करते हैं और एक्सेसिव अर्बनाइजेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, और मैन वर्सेस नेचर के अंदर ही हम नेचुरल कैलामिटीज को भी रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ आई हैव टेकन दिस नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि जब हम बात करेंगे मैन वर्सेस नेचर की। सो सफरिंग सोल इन साइंटिफिक एज, ये भी पांच पेपर में टॉपिक आया हुआ है कि साइंटिफिक एज के अंदर सोल सफर कर रही है, और सोल इसलिए सफर करती है क्योंकि साइंस का मशीन का जमाना है। सो आदमी जो है वो मशीन के साथ बिजी हो गया है। देन वी हैव कंट्री लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ। तो कंट्री लाइफ का और सिटी लाइफ का, रूरल एरिया और अर्बन एरिया का जब कंपैरिजन होता है तो हम इसे मैन वर्सेस नेचर में रखेंगे। बीवेयर ऑफ द बैरनेस ऑफ अ बिजी लाइफ, ये जो जब आप एरियाज को कवर करते हैं ना तो उसमें फायदा ये होता है कि जब एरिया ओवरलैप करता है तो आप वो सेम हिस्से दूसरे हिस्से में प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये एक्यूमेंट डेवलप करना है, आपको वो नजर डेवलप करनी है जो आपको दिखाए कि ये जो दो टॉपिक्स है ना ये एक जैसे हैं, इनमें किस हद तक सिमिलैरिटी है। सो जब तक आप अपनी वो परसेप्शन डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा इससे नहीं लिख सकते। अब आप ये देखेंगे सफरिंग सोल इन साइंटिफिक एज एंड बिवेयर ऑफ द बैरनेस ऑफ अ बिजी लाइफ, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये एक ही टॉपिक है। सो हम कहते हैं बिवेयर ऑफ द बैरनेस ऑफ अ बिजी लाइफ, तो बिजी लाइफ बैरन होती है, बंजर होती है, खाली होती है, इनफर्टाइल होती है, उसमें से हम कुछ हासिल नहीं करते। बिवेयर वो कहते हैं मुहतात हो जाए एक बिजी जिंदगी के, जो उसका जो बंजरपन है, बंजरपन क्या होता है कि आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, आपकी कंटेंटमेंट खत्म हो जाती है, सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाती है, आप काम करते हैं सारा दिन लेकिन आपको खुशी नहीं मिलती। सो जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं तो बिजी लाइफ जो है वो बैरन होती है। जब वो बैरन होती है तो सफर कौन करता है? आपका मेरा काम सफर नहीं करता, जो चीज सफर करती है वो है हमारी रूह। तो सफरिंग सोल इन साइंटिफिक एज एंड बिवेयर ऑफ द बैरनेस ऑफ अ बिजी लाइफ दोनों सेम टॉपिक्स हैं, सेम रेंज को कवर करते हैं, लेकिन लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। ठीक है, सो हम जैसे इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू एंड इट इज डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग, दोनों टॉपिक्स एक ही हैं। फर्क ये है कि इट इज डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग में हम ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट रॉन्ग होती है और जो राइट लोग होते हैं वो ये खतरा मोल लेते हैं कि वो उनको बताएं, गवर्नमेंट को बताएं कि भाई तुम गलत हो और चाहे कि गवर्नमेंट ठीक हो जाए, तो वो खतरा फेस करते हैं। और हम कहते हैं गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, तो हम कहते हैं कि इसमें वो जो सही बंदा है ना वो स्टैंड नहीं लेता गवर्नमेंट के खिलाफ, वो गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं करता कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, और जब वो चैलेंज नहीं करता तो एज अ रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि आम बंदा जो होता है वो भी उसी को फॉलो करता है, इंटेलेक्चुअल को, और फिर हम देखते हैं कि मुआशरा जो होता है वो बैकवर्ड हो जाता है। ठीक है, या वो तरक्की
limitations. Now what is the problem with free speech? भाई free speech है, ठीक है, freedom of speech है, freedom of speech की बात हो रही है ना। अब freedom of speech में मेरे पास आजादी है कि मैं कुछ भी कह सकती हूँ। अब मैं कुछ भी कह दूँ तो क्या इस आजादी का मतलब ये है कि मैं कुछ भी ऐसा कह दूँ जो कि सच हो, झूठ हो, बोहतान हो, साइंटिफिकली करेक्ट हो, इनएक्यूरेट हो, लोगों को बरगला रहा हो, लोगों को बहका रहा हो, लोगों की जात को नुकसान पहुंचे, लोगों के किरदार को नुकसान पहुंचे, लोगों की पर्सनल जिंदगी डिस्टर्ब हो जाए, लोगों की प्राइवेसी खराब हो जाए, मैं लोगों को एक्यूज करना शुरू कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरी राइट इंटेल्स ड्यूटी। सो राइट और ड्यूटी इकट्ठे चलते हैं। सो माई राइट्स आर योर ड्यूटीज, योर राइट्स आर माई ड्यूटीज, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको ये प्रिविलेज दिया है और मैंने ये वीडियोस बनाई हैं आपके लिए, सो ये मैंने एक काम किया है, लेकिन अब आपकी ड्यूटी ये है कि you must not download these videos and you must not share them with others because this is my intellectual property. So every right has a duty. So मेरे जो rights होंगे वो आपकी duties होंगी और आपके rights को protect करना is my duty. अच्छा, freedom of speech, free speech should have limitations. This is man versus man, ठीक है। अच्छा, I disapprove what you say, but I defend to that your right to say. So sorry, यहाँ पे but से पहले comma missing है because this is compound sentence. अच्छा, I disapprove what you say, but I defend to that your right to say. ये आपका man versus man है कि भाई आप जो कहते हैं मैं आपसे agree नहीं कर रहा, लेकिन मैं उससे उससे agree नहीं करता, लेकिन मैं आपको बोलने से मना नहीं करूँगा और आपको बोलने का right जो है वो हासिल है। और अगर आप पास पेपर्स में देखें तो freedom of speech कई तरीकों से freedom of speech का टॉपिक जो होता है वो आपका एक ऐसा एरिया जो आपने कवर करना है। और ये जो मैन वर्सेस नेचर है इसमें से ग्लोबल वार्मिंग तो लाजमी है जो आपको कवर करना चाहिए। अगर आप सफरिंग सोल इन साइंटिफिक एज कर लेते हैं तो दैट इज गुड, दिस इज अ गुड एसे। और मैन वर्सेस नेचर में वैसे जो मेरा फेवरेट टॉपिक आता है वो है मॉडर्निटीज एंड अनएंडिंग प्रोसेस, क्योंकि इंसान अगर मॉडर्न हुआ है, इंसान अगर जदीद हुआ है, इंसान ने तरक्की की है, उस तरक्की करने की वजह यह है कि इंसान ने नेचर को मैनिपुलेट किया है और नेचर में से ऐसे नेचर के जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे उन्हें निकाल के अपनी आसानी के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया, जिसे हम कहते हैं तस्खीर करना। सो हमने कॉस्मोस जो है उससे हम जो माइक्रोकॉस्म है उसने अपनी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो अखज़ की है। सो मैं वैसे मॉडर्निटीज एंड अनएंडिंग प्रोसेस जो है उसको एज एन एरिया रिकमेंड करती हूँ, लेकिन अगर आप एडिशनल एरियाज में काम करना चाहते हैं तो सफरिंग सोल इन साइंटिफिक एज इज अ वेरी गुड एरिया जिसके अंदर काफी कुछ अकोमोडेट हो जाता है। मैन वर्सेस मैन में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से करें। और इसमें जो एरिया आप कर सकते हैं वो सोशल मीडिया एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच आज से पहले कम इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि हर बंदे के पास ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं था जहाँ पे जाके वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकता। और जब हम मैन वर्सेस स्टेट की बात करते हैं तो मैं इसमें सबसे ज्यादा जिस चीज को इनकरेज करती हूँ वो है इट इज डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग। अब आप सोच सकते हैं कि ये तो लिटरेरी ऐसे जी, ये लिटरेरी ऐसे है, लेकिन दिस इज अ प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देती, तो आप जिस चीज को सही समझते हैं, जो चीज सही होती है, जो आपकी साइंटिफिक ट्रूथ होता है या आपका फिलोसॉफिकल ट्रूथ होता है, आप उसे नहीं कह सकते। और अगर मना कर दिया जाता, मना कर दिया गया उन सारे लोगों को जो कि सच्चे थे बोलने से, अपने ख्यालात का इजहार करने से, लेकिन क्योंकि वो सच्चे थे और वो सच जो था वो इन वन वे और अनदर इट केम टू द सरफेस। दैट्स व्हाई वी डू अंडरस्टैंड कि दुनिया जो है वो तरक्की ऐसे ही करती रही। जैसे गलीलियो को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, गलीलियो की किताब को बैन कर दिया गया, लेकिन क्योंकि वो सच कह रहा था तो उस सच ने अल्टीमेटली साइंस और रिलीजन के दरमियान में वो लाइन खींची जो कि खींचना बहुत ज्यादा जरूरी था और जिस लाइन के खींचने की वजह से वेस्टर्न सोसाइटी ने इतनी ज्यादा तरक्की की। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी गुड एरिया। इट इज डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर है, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। ह्यूमन राइट्स वर्सेस स्टेट राइट्स, नेशनल राइट्स जो है ये इसके बारे में, स्टेट्स राइट्स जो है उसके बारे में भी है। नेचुरल राइट्स, सॉरी नेचुरल राइट्स जो है वो तो है खुदा की तरफ से दिए हुए राइट्स। सो ये है ह्यूमन राइट्स वर्सेस स्टेट्स राइट्स। अच्छा, जब हम स्टेट वर्सेस स्टेट की बात करते हैं तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है
जाए। इवन when life throws lemons at you make a lemonade में मैं पर्सनली इंडोर्स नहीं करती कि आप जो है अपना जो एरिया ही है वो उसको चेंज कर लें, यानी आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है आप उसको मैन वर्सेस नेचर से उठा के आप उसको मैन वर्सेस स्टेट पे ले जाएंगे, मैन वर्सेस स्टेट के ऊपर या स्टेट वर्सेस स्टेट के ऊपर। आई डोंट इंडोर्स दैट, लेकिन कहीं पे वो चल जाता है। सो ये जो लक फैक्टर होता है, लक इज देयर, लेकिन ये जो तुक्का लगना होता है ना कि किसी का तुक्का लग जाता है और किसी का नहीं लगता, वो हम बात का अपनी स्ट्रेटजी गलत रखते हैं। तो अगर वो कह रहा है कि आई डू नॉट एग्री विद यू, आई डिसअप्रूव व्हाट यू से बट आई डिफेंड टू दैट योर राइट टू से, तो इसका मतलब ये है कि दो लोगों की बात हो रही है, तो आपने दो लोगों की बात ही करनी है। अब ये बात नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका को अलाउ करता है कुछ बोलने के लिए या नहीं करता। तो जब आपका कॉन्फ्लिक्ट क्लियर होता है तो आपको जो मिसालें देनी होती हैं आप वो एक्यूरेट मिसालें देते हैं, ठीक है। अब जब मैं आपसे बात करूं कि एरियाज होते हैं, तो मेरी मुराद क्या है एरियाज से, क्योंकि अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी। रेंज ऑफ एस्से ये होती है कि एक ही रेंज में से कई सालों में, यानी कि जब साल चल रहे हैं, अब मैंने 2004 से ऑनवर्ड्स जो है वो आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, तो अब 2004 से ऑनवर्ड्स अगर आप ये देखिए, मैंने आपके लिए टॉपिक में गिन के बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक्स 2004 से 2019 के दरमियान में मैंने ये 7 टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है। ये 7 टॉपिक्स 7 साल आए, यानी कि 7 टॉपिक्स से मुराद है कि 7 सालों के टॉपिक्स हैं, और ये सारे टॉपिक्स एक ही चीज के बारे में। अब स्टूडेंट अगर वो एरिया तैयार कर ले और वो पेपर में बैठा हो, तो कितने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस एरिया में से सवाल आ जाए, ठीक है। अब लुक एट, लेट मी रीड दीस टॉपिक्स एंड देन यू कैन डिसाइड कि मैं क्या बात कह रही हूँ और मेरी बात की का ट्रूथ कितना है या मेरी बात की वेटेज कितनी है। ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, यानी ग्रेट नेशंस जो होती हैं वो लड़ती नहीं है, वो जीत जाती हैं क्योंकि वो कुछ और कर रही होती है। तो वो जो कर रही होती है वो शायद अपनी नेशन में, अपने लोगों में इन्वेस्ट करती है, वो शायद अपने लोगों को पढ़ा रही होती है, उनकी बेसिक फैसिलिटीज को बेहतर कर रही होती है, ठीक है। और हो सकता है क्योंकि फाइट नहीं कर रही वो, तो फाइट नहीं करने का मतलब ये है कि वो आर्म्स नहीं बनाती, आर्म्स एंड आर्मामेंट्स नहीं बनाती, वो वॉर नहीं वेज करती, ठीक है, यही मतलब है। रियल डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वो कंट्रीज जो रियल डेवलपमेंट कर रही होती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट करती है, यानी लोगों को डेवलप करती है। दिस इज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप इस एस्से को कर सकते हैं। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाता तो इसका मतलब था कि कोई इकोनॉमिक्स वाला बंदा ही इसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो असल डेवलपमेंट जो होती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, और जब हम रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं ग्रेट नेशन बनने की, ठीक है। द मोर डेवलप्ड अ कंट्री द मोर लीथली आर्म्ड इट इज। अब एक और हमारे पास मिथ है, मेरा ख्याल है बहुत सारे आप में से जो स्टूडेंट्स होंगे ना उनके लिए मेरे जो लेक्चर्स होंगे ना वो मिथ बस्टर्स का काम करेंगे, क्योंकि आई हैव कम अक्रॉस ऑल दीज मिथ्स एंड आई ट्राई टू एजुकेट माय स्टूडेंट्स अबाउट दीज मिथ्स, ताकि अगर आपने ये मिथ सुनी हुई है तो आप उसको खुद से सोचें। मतलब इसलिए नहीं कि मैं ये बात कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आपको मेरी बात सेंस बनाती है तो जस्ट थिंक अबाउट इट, और जिस चीज की सेंस बनती है आप उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली आपने जाके पेपर में बैठना है। तो जब आप जाके पेपर में बैठेंगे, दिस इज योर पेपर, तो जिस चीज की सेंस बनती है उसको फॉलो करें, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि किसके कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं नहीं हुए हैं, या किसका प्रोफाइल कैसा है। प्रोफाइल डज मैटर, ठीक है। इस तरह तो मेरे स्टूडेंट्स तो हर साल ही, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पहले बैच से लेके अब तक, तो अगर मेरे पहले बैच के 5 स्टूडेंट्स हो गए थे और उसके बाद से लेके अब हर बैच में मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बढ़ते चले गए हैं, सो इसका मतलब दिस इज गुड, दिस इज माय क्रेडिबिलिटी। लेकिन ये नहीं कि क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो और लोग भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर आपको कोई भी बात किसी भी रेफरेंस के थ्रू पता चलती है और कोई भी टीचर कोई बात कहता है, यू मस्ट थिंक अबाउट इट, सोच के समझ के आपको उस चीज के ऊपर काम करना है। अगर आप काम करेंगे तो आपको क्योंकि अगर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत है, तो कॉस्ट तो आपकी है, अटेम्प्ट तो आपकी वेस्ट होगी, ठीक है। सो मेरा आर्ग्यूमेंट, दूसरों का आर्ग्यूमेंट, उसको कंपेयर करें, जो चीज आपको कन्विंसिंग लगती है उसको फॉलो करें। क्योंकि अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कहते हैं कि क्योंकि भाई CST कह रहा है तो वो कहते हैं कि ठीक कह रहा है ना,
हमने फ्रीक्वेंटली देखा है कि अगर कोई अपना ग्रेड इंप्रूव करने के लिए बैठ ही गया है तो वो उस तरह से स्टोर नहीं कर पाता है, विच इज ओके फाइन, ह्यूमन एलिमेंट है, लक फैक्टर है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन आपने प्रोफाइल के पीछे नहीं जाना, जो चीज सेंस बनाती है, व्हाटएवर इज लॉजिकल मस्ट बी फॉलोड बाय यू। सो अब प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि अगर टॉपिक में कुछ भी लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है, तो आपने एग्री करना है। सो उसमें तो लिखा है द मोर डेवलप्ड अ कंट्री द मोर लीगली आर्म्ड इट इज। दिस कुड बी ट्रू बट नॉट फॉर एवरी कंट्री जो कि डेवलप्ड है कि वो लीगली आर्म्ड हो। और क्या ये कंडीशन है डेवलप्ड होने की कि अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है तो वो लीगली आर्म्ड भी होनी चाहिए? अगर आप स्टेटमेंट से एग्री करने बैठेंगे तो यू विल बी इन हॉट वाटर्स, क्योंकि पेपर सेटर आपको फैसिलिटेट नहीं करता, वो आपको ट्रिक करता है। सो देयर इज अ टॉपिक जहां पे वो कहता है मॉडर्न वॉर्स आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स। अब आप कहते हैं नहीं नहीं, मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स। अच्छा, फिर वो आपको कहता है फेमिनिज्म इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड इशू। सो अगर आपने एग्री ही करना हो और आप एग्री करते हैं कि फेमिनिज्म तो थर्ड वर्ल्ड इशू ही नहीं है, तो फिर नाउ व्हाट डू यू मीन? तो मतलब पाकिस्तान में तो ये मसला ही नहीं है। अब अगर आप उसके साथ एग्री करने के लिए बैठ जाएंगे कि स्टेटमेंट उसने जैसे दी है उसको वैसे ही लेके चलना है, तो आप अपने आप को डिलूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। एवरी टॉपिक इन योर एसे पेपर इज अ क्वेश्चन, इट कम्स विद अ क्वेश्चन मार्क एंड यू शुड आस्क योरसेल्फ कि भाई आर मॉडर्न वॉर्स होली वॉर्स, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट है आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, उसका जो नॉट लगा हुआ है वो बड़ा स्ट्रेटेजिक है। आपने उसकी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करना। आप सवाल करेंगे अपने आप से आर मॉडर्न वॉर्स होली वॉर्स, ठीक है? वो कहते हैं जी रियल डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, आप कहते हैं इज रियल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है? अच्छा, वो कहते हैं द मोर डेवलप्ड द कंट्री द मोर लीगली आर्म्ड इट इज। अब आपका सवाल ये है आर ऑल डेवलप्ड कंट्रीज लीगली आर्म्ड? नाउ दैट इज योर क्वेश्चन, ठीक है? और दूसरी चीज जो आप सोचेंगे वो ये है कि लीगली आर्म्ड होने का डेवलप होने के साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है भी या नहीं है? स्टेटमेंट के साथ हमेशा एग्री नहीं करना। चेंज द स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन एंड देन डिसाइड कि भाई मेरी थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी, मैंने कैसे इस टॉपिक के ऊपर पोजीशन लेनी है। अच्छा जी, a country is backward because its people are backward. A country is backward because its people are backward. Real development is human development. तो अगर आप अपने human beings को forward looking करते हैं, अगर आप अपने human beings को का potential जो है उसमें invest करते हैं, अगर आप अपने human beings को बेहतर करते हैं, तो आपकी country जो है उसमें real development होती है। और इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें, great nations win without fighting because they invest in their people. और जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते वो ग्रेट नेशंस नहीं होते, ठीक है? सो ये टॉपिक और रियल डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट सेम टॉपिक है। तो अगर आप अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आप बैकवर्ड रहेंगे। ड्रीम्स फॉर फ्यूचर रिलाई ऑन द वर्क ऑफ टुडे, ये जरा फिलोसॉफिकल टॉपिक है। इसकी जरा जो हमारे पास आउटलुक है, इसकी स्टेटमेंट का वो लिटरेरी है, इसको हम दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर आपने कल को अच्छा करना है, शानदार करना है, तो आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज योर एसेंस कि आप कहते हैं कि आज में मेहनत करनी है। लेकिन अगर आप इसमें इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल की बात करते हुए हमारे पास जो हम अगर बात करेंगे ह्यूमन नेचर की, तो हमारे पास मिसालें कम होंगी। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव वर्कड रियली वेरी हार्ड, लेकिन उसमें हमारे लिए मुश्किल इस तरह से हो जाती है कि हमें उनकी जिंदगी के बारे में कम पता होता है। तो हम ये इंक्वायरी कर सकते हैं कि जी टाइगर ने बड़ी मेहनत की, नेल्सन मंडेला की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, और इस तरह की चीज़ों को हम जो है वो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम उतने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम ड्रीम फॉर फ्यूचर रिलाई ऑन द वर्क ऑफ टुडे जो है, अगर हम इसको के अजीज के जो 13 पॉइंट्स थे जिसमें वो एक बात थी उसकी, उसने कहा था कि एक कॉमन ड्रीम, एक तो उसने कहा था होप होनी चाहिए, फ्यूचर में यकीन होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारी एक उम्मीद होनी चाहिए कि अगर आज हम ग्रेट हैं तो फ्यूचर में ग्रेटेस्ट होंगे, और अगर आज हम ग्रेट नहीं है
इसको भी नेशन बिल्डिंग के ऊपर लेके जा सकते हैं कि किसी नेशन के रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो खुद ही होती है या उसके लोग जो है उनकी परसेप्शन हो सकती है। कुछ टॉपिक जैसे ये है अ कंट्री वाला, ठीक है, अ कंट्री इज बैकवर्ड इफ इट्स पीपल आर बैकवर्ड। और ये जो मैंने अभी आपको एक टॉपिक कहा है कि वी आर आवर ओन वर्स्ट एनिमीज, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये आप कर सकते हैं बहुत आसानी से पाकिस्तान के ऊपर भी, यानी पाकिस्तान को आप एनालाइज कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ये जो टॉपिक्स हैं ये कैसे पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। और आप इसको ग्लोबली भी देख सकते हैं, और अगर आप इसको ग्लोबली देख रहे हैं तो पाकिस्तान की जो केस स्टडी है वो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एस्से के अंदर शामिल कर सकते हैं। Real development should transform people's life, not just economic statistics. फिर से रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट है, लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए। अब आप ये देखेंगे ये 6 टॉपिक्स जो इनमें से 5 टॉपिक्स में तो डेवलपमेंट का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये जो आपका 7वां टॉपिक है क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। तो फ्यूचर ऑफ अ नेशन, हमने एक नेशन को ग्रेट बनाना है, तो क्या हम उसकी फाइटिंग में, उसकी वॉर में इन्वेस्ट करेंगे या उसके क्लासरूम्स में इन्वेस्ट करेंगे? अच्छा, अब हमने एक कंट्री को डेवलप करना है तो हम उसके आर्मामेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, वेपनरी में इन्वेस्ट करेंगे, आर्टिलरी में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर हम उस कंट्री की यूथ में इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, जीडीपी जो है एजुकेशन का बढ़ाएंगे, या फिर आर्मी का, मिलिट्री जो है उसका जीडीपी बढ़ाएंगे। ये टॉपिक जो है ये एक ही रेंज है, इनकी एक ही एरिया है। तो जब एरिया हम तैयार करते हैं तो फायदा ये होता है कि हमारा जो एस्से होता है वो करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और यही वो बात है जो टाइप्स ऑफ एस्से को डिस्कस करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपके जहन में हो कि जब टॉपिक सामने आए देखें कि कॉन्फ्लिक्ट किसका है, और दूसरी बात ये कि जब आप देख लेंगे कॉन्फ्लिक्ट किसका है तो फिर देखेंगे एरिया, ठीक है। पहले कौन सी भी चीज देखनी आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली एरिया जो होगा वो आपको नजर आएगा, एरिया आपकी पसंद का होगा तो ही आप कहेंगे कि मैंने ये करना है। सो एरिया अगर आप पहले देख रहे हैं तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट देख लें। कॉन्फ्लिक्ट को देख के अगर आप चलते हैं तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इंसानों की कितनी मिसालें होनी चाहिए, स्टेट्स की कितनी मिसालें होनी चाहिए, ताकि आपके पास 5-10 मिसालें अगर हर एक की होंगी तो आप आसानी से उनको फिट कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एस्से की तरफ। टाइप्स ऑफ एस्से में एस्से हम 2 तरह के लेकर आते हैं जब हम जनरली बात करते हैं। हम कहते हैं एक है प्रॉब्लम एस्से, दूसरा है लिटरेरी एस्से। प्रॉब्लम एस्से में जिस तरह से जो स्टेटमेंट लिखी होती है उसके हिसाब से कह रही हूँ, और जब मैं कहती हूँ लिटरेरी एस्से तो मैं स्टेटमेंट बनाने का तरीका कह रही हूँ कि ये लिटरेरी है। जैसे कि स्टेटमेंट है लिटरेचर इज द लोनली प्लेस ऑफ द आइडियलिस्ट। अब ये स्टेटमेंट है लिटरेरी। लेट देयर बी लाइट इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये स्टेटमेंट है लिटरेरी। अच्छा, अब अगर हम इसको चेंज करें तो स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारे पास? नो वन वांट्स द फेट ऑफ माइनॉरिटीज, कैन नेशनलिज्म बी इंक्लूसिव। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। और अगर इसका मेक लिटरेरी होगा तो हम कहेंगे लेट देयर बी लाइट इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। एरिया सेम है लेकिन स्टेटमेंट जिस तरह से बनाई गई है वो चेंज हो गया। जब हमारी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि फिर सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ एस्से की। एस्से की टेक्निक है हमारे पास टाइप्स ऑफ एस्से में जो टेक्निक लगती है, यानी हम जैसे टाइप को देखते हैं उसमें हमारे पास एक्सपोजिटरी एस्से है, आर्गुमेंटेटिव एस्से है, पर्सुएसिव एस्से है, रिफ्लेक्सिव एस्से है, एनालिटिकल एस्से है एंड डिस्कर्सिव एस्से है। मैं शुरू करूंगी डिस्कर्सिव एस्से के साथ। अब हमारे स्टूडेंट को लगता है कि जब एस्से आया है ना तो एस्से में जो चीज एस्से के अगेंस्ट आती है जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में एंटीथीसिस। अब हमारे स्टूडेंट को ये लगता है कि जो एंटीथीसिस होता है, हमने कोई चीज पढ़ी उसके अगेंस्ट जो भी आइडिया है उसको हमने लाजमी अपने एस्से में अकोमोडेट करना है। हमारे पास है टॉलरेंस एस्से बाय इयन फॉस्टर। वो अपना एस्से शुरू करता है तो वो एक सपोजिशन से एस्से शुरू करता है कि इंग्लैंड जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है यूरोप को। इस सपोजिशन यानी उसका जो टेंशन कैचर है वो ये सपोजिशन है, और सपोजिशन से बात शुरू करता है और उस सपोजिशन के बाद वो पहुंचता है एंटीथीसिस के ऊपर। तो वो कहता है कि जब हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है
और उसके लिए हमें प्रॉपर स्पिरिट चाहिए, तो वो स्पिरिट लोग कहते हैं कि मोहब्बत को होना चाहिए। ये उसका एंटीथीसिस था। उसने एंटीथीसिस को काउंटर किया, उसने कहा भाई ये पब्लिक लाइफ में नहीं काम करता, मोहब्बत का सेंटिमेंट प्राइवेट लाइफ जो है उसमें काम कर सकता है। अब उसने एंटीथीसिस को पहले काउंटर किया और एंटीथीसिस को काउंटर करने के बाद वो थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर गया। ठीक है, अगर आपको फील होता है कि एंटीथीसिस होना चाहिए और इससे आप ज्यादा न्यूट्रल लगते हैं और फील होता है कि आपने अपने पॉइंट को सही तरीके से जस्टिफाई किया, दैट मेक्स सेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो आधा एस्से है वो आपने उस टॉपिक की सपोर्ट में लिखा है और आधा जो है वो उसके अगेंस्ट लिखा है। जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस है, अब आधा आप लिखते हैं कि जी जो लोग कह रहे हैं कि क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस है वो क्यों डिमांड कर रहे हैं कि लैंग्वेज की बेस के ऊपर या एथनिसिटी की बेस के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, आधे में आप इसको आर्ग्यू कर रहे हैं और आधे में आप इसको आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई वो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे होना चाहिए। तो आप क्या कह रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं टेररिज्म इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आप कहते हैं कि टेररिस्ट जो होता है ना वो जो होता है दूसरों की जिंदगी, लिबर्टी, फ्री मूवमेंट, एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और बड़ी सारी चीजों को वायलेट करते हैं। अच्छा, फिर साथ ही आप कहते हैं कि टेररिस्ट जो होते हैं ना वो तो खुद बड़े इकोनॉमिकली सोशली डिप्राइव्ड होते हैं, सो उनकी तो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी होती है कि वो तो मजबूर हो जाते हैं ऐसा करने पे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने टेररिस्ट को सपोर्ट करना है या टेररिस्ट को अपोज करना है। एजुकेशन के ऊपर अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो हमारे यहाँ एक नया नैरेटिव जनरेट हो रहा है कि एजुकेशन इज नॉट द सॉल्यूशन बिकॉज वी सी सो मेनी एजुकेटेड पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एजुकेशन इज नॉट द सॉल्यूशन क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट पे काम करना होगा, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कह रहे हैं कि क्लासरूम डिसाइड करते हैं फ्यूचर ऑफ अ नेशन, तो आप ये दो बातें नहीं कर सकते। यानी आप कहें कि क्लासरूम डिसाइड करते हैं लेकिन एजुकेशन जो होती है ना वो इस काबिल ही नहीं है कि वो स्टूडेंट को ना जॉब दिलवा सके। आप दो बातें नहीं कर सकते, दो मुख्तलिफ बातें नहीं कर सकते। और अगर आपने दो मुख्तलिफ बातें करनी है, यानी कि अगर आपने एंटीथीसिस लाना है तो एंटीथीसिस को लाने का तरीका ये होता है कि आप कहते हैं कि सम पीपल से that there are so many unemployed educated people out there and they question the effectiveness of education in providing for a job or in acquiring a job or in qualifying for a job. अब इसमें सवाल का जवाब ये है, जब आप इसे काउंटर करेंगे कि भाई it is not the job of an educational institution or it is not the job of a degree of education system to provide you with a job. It is the job or responsibility of the industry and government sector and particularly government educational sector and industry should work together to decide कि भाई कितनी इनको लोग चाहिए, कितनी रेशो चाहिए, डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि we have this burgeoning population जिसमें हम इंश्योर ही नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करे ताकि लोगों को जॉब मिले। अगर हमारा इकोनॉमिक सेक्टर वीक है तो ये एजुकेशन की गलती नहीं है। यू हैव टू जस्टिफाई एजुकेशन, ना कि आपने एजुकेशन को ब्लेम करना है। तो एंटीथीसिस को देने का तरीका होता है जिसको आपने बहुत एहतियात के साथ थीसिस स्टेटमेंट जो है उसको बचाना है अपने। अगर आपके साथ दो नैरेटिव चलते रहे कि आप एक चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपोज भी कर रहे हैं, तो आप अपने हिस्से में कुछ भी नहीं कह रहे। सो व्हेन आई एम सपोर्टिंग समथिंग आई विल सपोर्ट इट टिल द एंड, और अगर मैं बीच में उसको सपोर्ट करूं और अपोज करूं, दोनों काम करना शुरू कर दूंगी, तो फिर मैं कन्विंस नहीं कर सकती अपने रीडर को जो भी बात मैं कहना चाहती हूँ। सो हमारे पास ये कुछ एरियाज है। इन एरियाज में से जब भी हमारे पास ऐसे आता है तो स्टूडेंट्स की कोशिश ये होती है कि वो एंटीथीसिस को भी दरमियान में ले आए। तो हमारे पास ऐसे की एक टाइप होती है जिसे कहते हैं डिस्कर्सिव एसे। डिस्कर्सिव एसे वो एसे होता है जिसमें किसी भी चीज के प्लस और माइनस दोनों, प्लस एंड माइनस दोनों मौजूद होते हैं। अगर वो आपको स्टेटमेंट ऐसी दे जिसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स दोनों मौजूद हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ऐसे में वो दोनों चीजें 50-50 मौजूद होगी। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट है सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन्स। तो ये प्रोज जो है ये प्लस है और कॉन्स जो है वो माइनस है। सो आपके ऐसे के बेसिकली तीन सेक्शंस बनते हैं। एक है सोशल मीडिया जो कि आपकी की टर्म है। आप जब अपने हु को डिफाइन कर लेंगे विच इज सोशल मीडिया, तो आपका व्हाट है सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन्स। तो आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट में बताएंगे कि क्या इसके प्रोज इतने
नतीजा निकालना है कि हमारे लिए ज्यादा जो है एडवांटेजियस जो है वो क्या है, प्रोज या कॉन्स, ठीक है। अगर वो आपको डिस्कर्सिव एसे दे, डिस्कर्सिव एसे वो ऐसे होता है जिसमें बोथ साइड्स ऑफ अ केस जो होती है वो प्रेजेंट की जाती हैं। अगर वो आपको डिस्कर्सिव एसे दे तो आप डिस्कर्सिव एसे में एंटीथीसिस और थीसिस को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। अगर वो आपको डिस्कर्सिव एसे दे और आपसे कहे कि चूज करें, जैसा कि हमारे पास एक टॉपिक प्रोविंशियल एग्जाम्स के अंदर आया, आई थिंक इट वाज इन बलूचिस्तान, टॉपिक आया ग्लोबल वार्मिंग, मिथ और रियलिटी। ऐसा सेम टॉपिक सीएसएस में भी आ चुका है, उसमें फैक्ट और फिक्शन इस तरह करके आया है, लेकिन अभी रिसेंटली जब आया बलूचिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग, मिथ और रियलिटी। अब इसमें और डिस्कर्सिव एसे में फर्क ये है कि डिस्कर्सिव एसे में लिखा है प्रोज एंड कॉन्स। एंड का मतलब क्या है कि यू विल बी टॉक अबाउट बोथ डेमोक्रेसी, होप्स एंड हर्डल्स। तो ये एंड का मतलब क्या है, यू विल टॉक अबाउट बोथ। अच्छा, यहां पे क्या हुआ, वो कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग, मिथ और रियलिटी। तो और क्या होता है, या सो आपने मिथ और रियलिटी में से एक साइड लेनी है। अगर आपने पिक किया है कि ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है, तो आपने रियलिटी को जस्टिफाई करना है। एंटीथीसिस जो है वो आपके एसे का 20% है, क्योंकि आपने मेंशन करना है क्यों लगता है कुछ लोगों को कि ये मिथ है, और आपने आर्ग्यू करना है, उनको काउंटर करना है कि ये मिथ नहीं है। लेकिन ये जितने आपने इसके फायदे लेने हैं, यानी जितना आपने कहना है कि ये रियल है, उतना ही पोर्शन, उतना ही वर्ड काउंट, उतना ही पैराग्राफिंग जो है वो आपने मिथ के लिए नहीं रखनी, क्योंकि आप इसमें लेके चलेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है और यही आपका स्टांस है, आपने इसी को जस्टिफाई करना है। और आप जिस चीज को वैसे बताएंगे, काउंटर करेंगे, वो मिथ है, लेकिन वो एक छोटा सा पोर्शन है, वो 2 पैराग्राफ हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 पैराग्राफ हो सकते हैं, मिनिमम 1 पैराग्राफ हो सकता है। सो आप एंटीथीसिस को मेंशन करते हैं क्योंकि वो आपकी स्टेटमेंट में मेंशन है, लेकिन आप उसमें ज्यादा बहस में नहीं पड़ जाते। डिस्कर्सिव एसे के अंदर जो आपके प्रोज और कॉन्स है, प्लस और माइनस है, दोनों साइड्स हैं, उनका पोर्शन जो है वो इक्वल होता है। तो आपने स्टेटमेंट में एंड और का ख्याल रखना है, ठीक है। सो डिस्कर्सिव एसे वो होता है जिसमें आपने किसी भी सिचुएशन की दोनों साइड्स को आर्ग्यू करके नतीजा निकालना होता है कि कौन सी साइड जो है वो हमारे हक में बेहतर है, या जो ज्यादा साउंड, व्हिच मेक्स मोर सेंस। एनालिटिकल एसे वो होता है जिसमें आप एक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, यानी एनालाइज करना ये होता है, लेट्स से नो वन वांट्स द फेट ऑफ माइनॉरिटीज। सो अब आप इसमें एनालाइज कर रहे हैं कि भाई किसी को नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। सो एनालिसिस करते हुए आप उसकी कॉजेस बता रहे होते हैं, उस सिचुएशन को पहले तो देखते हैं, समझते हैं, उसकी कॉजेस को बताते हैं, ठीक है। अब उसने आपसे सॉल्यूशन नहीं मांगा, तो आप चाहें तो आप इसमें जो सॉल्यूशन है उसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के एसे में जिसमें वो आपसे एनालिसिस डिमांड करे, इस तरह के एसे के अंदर जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं वो एक हिस्सा होते हैं आपके एसे के कंक्लूजन का। यानी एक तो होता है ना, वो आपसे सॉल्यूशन मांगता है, वो कहता है भाई हायर एजुकेशन, इल्स एंड रेमेडीज। तो रेमेडीज उसका सॉल्यूशन है, इल्स जो है वो कॉजेज है, तो उसने आपसे कॉज और सॉल्यूशन मांग लिया। लेकिन एक और ऐसे है जिसमें वो आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रहा, वो ऐसे है वाटर क्राइसिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सिचुएशन ये है कि क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए
आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, इसमें आप कॉज भी देंगे और सोल्यूशन भी देंगे। लेकिन जब वो कहता है वाटर क्राइसिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये आपका प्रॉब्लम ऐसे, मेरी दोनों ही प्रॉब्लम ऐसे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसे जो है ये एनालिटिकल है, इसमें आपने सिचुएशन को, इस डेडलॉक को एनालाइज करना है। अगर आप सोल्यूशन देना चाहते हैं तो वो आपके कंक्लूजन का एक पार्ट होंगे। कंक्लूजन का एक पार्ट होने से मुराद ये है कि आप 2 पैराग्राफ के अंदर, 3 पैराग्राफ के अंदर सोल्यूशंस को दे देंगे। लेकिन अगर वो सोल्यूशन को स्टेटमेंट का एक पार्ट बना देता है, वो कहता है हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज, तो रेमेडीज आपका लेट से हायर एजुकेशन के ऊपर आपने 200-300 वर्ड्स लिखे हैं और आप उसकी प्रॉब्लम्स में 1000 वर्ड्स लिखे हैं, तो 1000 वर्ड्स आपको रेमेडीज के ऊपर, सॉल्यूशंस के ऊपर लिखने पड़ेंगे। तो ये आपका सेक्शन बन गया पूरे का पूरा। और अगर वो आपको कहता है वाटर क्राइसिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन, तो इसमें आपने 2 पैराग्राफ लिखने हैं, 3 पैराग्राफ लिखने हैं, तो 2-3 पैराग्राफ कितने बनते हैं? दैट इज हार्डली 400 to 500 वर्ड्स। ठीक है, सो हम टाइप ऑफ एसे से डिटरमिन कर लेते हैं कि हमें किस सेक्शन को कितनी वेटेज देनी है। देन वी हैव एक्सपोजिटरी एसे। एक्सपोजिटरी एसे वो ऐसे होता है जो A to Z जाता है, जिसमें सब कुछ आता है, किसी कोई भी जो सिचुएशन है, जो भी की टर्म है, उसका कोई एवोल्यूशन हुआ होगा, उसके बारे में हमने हर चीज देनी है। उसके हम कॉज भी दे सकते हैं, एक सोल्यूशन होता है, एक पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। और ये यूजुअली तब होता है जब एक फिनोमेनन जो है वो डेवलप हुआ है सेंचुरीज में, कह लेट्स से। ठीक है, सो ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर में सब कुछ है। भाई ग्लोबल विलेज क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, हाउ, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू लिव टुगेदर, क्योंकि वो हमेशा डिवाइड होते आए हैं, रेस के नाम के ऊपर, एथनिसिटी के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, डिस्टेंस के नाम पे, डिफरेंसेस के नाम पे, कल्चर के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे, लोग हमेशा डिवाइड हुए हैं। और जब वो डिवाइड हुए हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह थी डिस्टेंस, बिकॉज दे वर लिविंग एट सच लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर कि उन्हें पता ही नहीं था कि दूसरा बंदा कहाँ है। सो लर्निंग टू लिव टुगेदर का काम ही ग्लोबल विलेज के अंदर हो रहा है, बिकॉज नाउ ह्यूमन बीइंग्स आर एट अ स्टोन्स थ्रो। तो आपको अगर दूसरे बंदे से बात करिए तो दूसरा बंदा अवेलेबल है, जिससे डिस्टेंस जो है वो एवरेज होने की वजह से इंसानों के दरमियान जो फासले हैं वो कम हुए। एक्सपोजिटरी एसे में यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। आर्गुमेंटेटिव एसे जो है टू आर्ग्यू अ प्रॉब्लम एंड अ सॉल्यूशन, तो आप उसमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को आर्ग्यू करते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस जो है ये एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सॉल्यूशन आपने देना है। सो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस में इट इज नॉट डिसाइडेड येट। जैसे वाटर क्राइसिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन है, तो वाटर क्राइसिस तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस हुई नहीं है। अब आपका पहला सवाल तो ये है कि क्या क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि अगर क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस होनी चाहिए तो किस बुनियाद पे होनी चाहिए। सो आप इसकी कॉजेस को भी और इसके सॉल्यूशन को भी दोनों को आर्ग्यू करते हैं। नो वन वांट्स द फेट ऑफ माइनॉरिटीज, कैन नेशनलिज्म बी इंक्लूसिव। ये जो है ये आपकी का एनालिसिस है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि किसी को माइनॉरिटी नहीं बनना, और ये आपका सॉल्यूशन था नेशनलिज्म। और क्योंकि एग्जामिनर को पता था, पेपर सेटर को पता था कि आप कहेंगे कि नेशनलिज्म को ले आए, उसने आपके सॉल्यूशन को ही चैलेंज कर दिया ताकि आप ये ना कह सकें कि भाई इसका सॉल्यूशन है नेशनलिज्म। ठीक है, दिस इज एन आर्गुमेंटेटिव एसे। ऑब्वियसली इस एसे के अंदर हम यही कहेंगे कि नेशनलिज्म से हम कौमों को यूनाइट कर सकते हैं, और हम जिस नेशनलिज्म की बात करेंगे वो होगा सिविक नेशनलिज्म, हम एथनिक नेशनलिज्म की बात नहीं करेंगे। देन वी हैव परसुएसिव एसे। परसुएसिव एसे का काम होता है टू कन्विंस ऑन ह्यूमन ग्राउंड, तो हम ह्यूमन ग्राउंड पे अपील करते हैं। परसुएसिव एसे में जैसे हमने कहा था मैन वर्सेस नेचर में कहा था कि जी सफरिंग सोल इन साइंटिफिक एज, दिस इज अ परसुएसिव एसे। तो हमारा हर टॉपिक जो है, हमारी जो हमने नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में जो टॉपिक्स की बात की है वो इन सब में कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। ठीक है, सो
सो आपने इसको चैलेंज करना है कि हाँ ये हो सकता है कि उनकी जिंदगी जो है अनइंटरेस्टिंग हो, लेस एडवेंचरस हो सकती है, लेकिन जिंदगी में हम पंक्चुअलिटी के बगैर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सो आपने परसुएड करना अपने लीडर को कि वो पंक्चुअल हो जाए। When life throws lemons at you, make a lemonade. This is persuasive. Truth is not taught but lived. This is also persuasive essay. So हम persuasive essay में अपने लीडर को ह्यूमन ग्राम्स के ऊपर कन्विंस करते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं उसके ऊपर अमल किया जाए, और ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर चल रहा होता है। Then we have this essay, reflexive essay, जिससे सबको बहुत डर लगता है। Reflexive essay जो होता है, pondering on human existence, आप इंसान की एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हैं, इंसान और मुआशरे के ताल्लुक को देखते हैं। ये फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड रखता है। Now that doesn't mean कि अगर आपने फिलोसफी पढ़ी हो तो ही आप ये ऐसे कर सकते हैं, या आपने लिटरेचर पढ़ा हो, साइकोलॉजी का इल्म हो तभी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो आप इस ऐसे को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। थोड़ी सी सोशियोलॉजी पढ़ी हो, ऐसे तो सवाल ही सोशियोलॉजी का है, तो अगर आप सोशियोलॉजी की किताब पढ़ते हैं तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से ऐसे कर सकते हैं। अब रिफ्लेक्सिव ऐसे में क्या होता है, आपको सोचने पे उकसाया जाता है, और ये इन सारे ऐसे से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर की टर्म नहीं होती। परसुएसिव ऐसे भी, कुछ परसुएसिव ऐसे भी रिफ्लेक्सिव ऐसे में फॉल करते हैं, जैसे व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू, मेक लेमनेड, या ट्रूथ इज नॉट टॉट बट लिव्ड। ये दोनों जो हैं ये भी रिफ्लेक्सिव ऐसे में फॉल करेंगे। अब मेरी मुराद क्या है रिफ्लेक्सिव ऐसे से? रिफ्लेक्सिव ऐसे में आपको की टर्म ऐसे बिल्कुल सामने, जैसे वो जिसे कहते हैं क्लियर, आपको थीसिस स्टेटमेंट में कि जब आपने लिखनी होती है तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि किस चीज की बात हो रही है। अब लिखा है व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू, मेक लेमनेड। अब आपको मुझे पता है कि वो लेमन वेजिटेबल की बात नहीं कर रहा। अच्छा, इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, तो गोल्ड और आयरन मेटल्स की बात नहीं हो रही कि गोल्ड ने एरोड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इट इज डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग। अब ये पूरी स्टेटमेंट है हमारे पास, लेकिन ये एक फिनोमेनन है, इसमें की टर्म नहीं आ रही, उसने पूरा का पूरा आइडिया दिया है, तो हमें इसको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि डेंजरस से क्या मुराद है, गवर्नमेंट के रॉन्ग होने से क्या मुराद है। हमारे पास लफ्ज नहीं है जैसे डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, हायर एजुकेशन, क्लासरूम, ग्रेट नेशन, माइनॉरिटीज, नेशनलिज्म, प्रोविंस, इस तरह के अल्फाज नहीं है। हमारी जो की टर्म है वो गाइस है, छुपी हुई है, और हमें उसको ढूंढना है। सो हमारे पास कुछ जो परसुएसिव ऐसे हैं वो भी लिटरेरी या रिफ्लेक्सिव ऐसे होते हैं। लिटरेरी से मुराद है कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो लिटरेरी या अदबी अंदाज में लिखी गई है। If gold rust, what shall iron do? It is dangerous to be right when the government is wrong. Life without controversy is no life at all. But why would one like to? But why would one leave the safe haven of conformity? So ये हमारे रिफ्लेक्सिव ऐसे, इन्हीं रिफ्लेक्सिव ऐसे के अंदर जो रिफ्लेक्सिव ऐसे मैं इंसिस्ट करती हूँ कि स्टूडेंट्स को करना चाहिए वो है modernity is an unending process. So modernity is an unending process की अच्छी बात यह है कि की टर्म आपको मिली है modernity। सो आप मॉडर्निटी के ऊपर अगर काम करते हैं और आप देखते हैं कि कैसे सोसाइटी जो है ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व की है, तो आपका एक ऐसा एरिया कवर हो जाता है जो कि आपके बहुत काम आता है लिटरेरी एसे के अंदर, और इसमें तो कोई बात ही नहीं है पॉसिबिलिटी कि वो ओवरलैप हो जाए। जैसे मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोसेस, व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू, मेक लेमनेड। तो लेमन से मुराद है कि कायनात ने आपको रॉ मटेरियल दिया है और आप उससे जो चीज बनाएंगे वो लेमनेड, यानी वो चीज आपकी प्रोडक्टिविटी है। जो हम मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, सर्च फॉर ट्रूथ भी एक टॉपिक आ चुका है, उसमें भी अगेन हम मॉडर्निटी की बात करते हैं। अगर हम एरिया कवर कर लें तो हमारी जिंदगी जो है वो आसान हो जाती है। आई होप कि ये जो लेक्चर है इसने आपको समझने में मदद की होगी कि किस तरह से अगर हम एरिया को कवर करें तो हम एक पूरी की पूरी जो एरिया को कवर करने से जब हम एक टॉपिक तैयार कर लेते हैं, एरिया तैयार करते हैं, तो हम कई चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि हमारे एसे के पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके नोट्स के अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स जो हैं उनकी ओवरलैपिंग चेक की है और आपको कुछ एरिया सजेस्ट भी किए हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। मेरा काम एज अ मेंटोर ये है कि मैं आपको डायरेक्ट करूं, मैं आपको रास्ता दिखाऊं, लेकिन ना तो मेरे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग ये पॉसिबल है कि मैं आपको हर डायरेक्शन के बारे में बताऊं या आपको हर टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ाऊं। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल एट दिस लेवल। तो ये काम हम स्कूल लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पर आकर आई कैन गाइड यू, आई कैन शो यू द वे, आई कैन शो यू द
कॉन्फ्लिक्ट है जो कि एस्से के अंदर चल रहा है। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर, और आई होप कि मेरे जो लेक्चर्स हैं और जो मैंने इतने सालों की मेहनत की हुई है, एज अ स्टूडेंट भी की और एज अ टीचर मैंने अपने स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा सीखा, और आई ट्राइड एवरी डे टू इम्प्रूव माई सेल्फ, एंड आई बिलीव कि मेरे लेक्चर्स जो हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगे अपने जहन को क्लियर करने में, और जो एम्बिग्विटीज़ हैं उनको गेट रिड ऑफ द एम्बिग्विटीज़ में आपकी मदद करेंगे। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक in CSS and in your life. Thank you so much.